वेलकम अगेन। आज का टॉपिक है मिलास्मा या झाई बोलो इसको। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी कॉमन है। ये एक तरह का पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है। पिगमेंटेशन के बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि एक तो मिलास्मा हो गया, वैसे फ्रेकल है जो सन डैमेज के कारण होना, या आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन पिंपल के बाद होना। आपको पिगमेंटेशन टाइप है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। तो सबसे पहले आप इसकी इमेज देखो कि मिलास्मा या झाई कैसे दिखती है। ज़्यादातर महिलाओं में होती है और फेस पे होती है। तो पहले आपने मिलास्मा की इमेज देख लिया, अब पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन का देख लें, और ये तीसरा है फ्रेकल्स। तो मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें मिलास्मा काफ़ी कॉमन है। जो ब्राउन कलर की स्किन होती है उसमें मिलास्मा काफ़ी कॉमन है। ये एक तरह से मेलानिन का ओवर प्रोडक्शन होता है। और जो फ्रेकल्स होता है वो ज़्यादातर जो वाइट स्किन पीपल होते हैं, जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, उस पे ज़्यादा होता है। तो अगर बात करें कि ये इसका कारण क्या होता है, पहले एक बार हम अगर कारण समझ लेंगे मिलास्मा का, तो आपका इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो सबसे अच्छा इलाज क्या है, और कारण के बाद आपको ये भी पता चल पाएगा कि इसका इलाज एक दिन में पॉसिबल है कि नहीं, एक रात में पॉसिबल है कि नहीं, कौन से तरीके से सबसे अच्छा पॉसिबल है, परमानेंट है कि नहीं है, और क्या क्या हमें सावधानी रखना है। ये सारी चीज़ों का जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा और आप अपने से चूज कर पाओगे कि ये झाइयाँ हैं, मिलाज्मा है, इसका सबसे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका कारण जानते हैं कि क्या होता है, उसके बाद फिर हम आगे इसका ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। तो मिलाज्मा का जो मेन कारण है वो जेनेटिक है, फैमिली में होता है। अगर किसी को फैमिली मेंबर में है तो उसके बच्चे को चांस है कि हो जाएगा। फिर दूसरा हार्मोनल इन्फ्लुएंस एक बड़ा कारण होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अगर बॉडी के अंदर बढ़ते हैं तो उससे मेलानोसाइट की एक्टिविटी बढ़ती है और उसका मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अलावा सनलाइट बड़ा कारण होता है। अगर बिना प्रोटेक्शन के सन में जाते हो तो जो मेलानोसिटिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी एक रीजन है। ओरल कंट्रासेप्टिव्स लेते हैं, हार्मोनल अगर कोई ट्रीटमेंट लेता है पोस्ट मेनोपॉज के बाद, अगर बहुत सारी महिलाएं लेती हैं, या थायराइड में कोई दिक्कत है, थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बिना जाने समझे अलग अलग तरह की क्रीम्स का यूज करते हैं। कुछ दवाइयों का असर है, कुछ केस में स्ट्रेस के कारण हो जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल कारण होते हैं जिससे ये पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम होती है, मिलास्मा की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर केस में जो मिलास्मा है वो चेहरे पे होता है, चीक्स पे, नोज पे, अपर लिप पे और फोरहेड पे। कुछ केसेस में मैंडिबुलर एरिया में हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान बात करूँ तो 15 से लेकर 50% महिलाओं में हो सकता है, और जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 3 से 30% लोगों में हो सकता है। ज़्यादातर केस में फीमेल्स में ही होता है, क्योंकि वजह मैंने बताया ज़्यादातर हार्मोनल जो इन्फ्लुएंस होता है उन्हीं में होता है। तो एक बार मैं इसको आप समझा देता हूँ एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, स्किन के अंदर कहाँ पे दिक्कत होती है, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि इसके लिए सबसे अच्छा इलाज क्या होगा, और आगे हम फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्किन को समझते हैं कि उसमें मिलाज्मा में प्रॉब्लम क्या होती है। तो यहाँ पे हमारी ये स्किन है, इसको हमने काट लिया है, ये पूरा स्किन है। स्किन की ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस, नीचे डर्मिस और नीचे सबक्यूटेनियस। यहाँ पे फैट सेल्स होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल। एपिडर्मिस के अलग अलग पार्ट होते हैं। एपिडर्मिस और डर्मिस के जो बीच का हिस्सा होता है यहाँ पे मेन है मेलानोसाइट। ये मेलानोसाइट मेलानिन का प्रोडक्शन कराते हैं, और ऊपर जो केराटिनोसाइट है उसको भेजते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ताकि स्किन को सन के कारण प्रोटेक्शन मिले, मतलब स्किन में डैमेज नहीं हो। इसलिए जब भी किसी वजह से, मतलब जब सन का ज़्यादा एक्सपोजर हो यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज का, या तो कुछ लोगों में जेनेटिकली ऐसा रहता है कि ज़्यादा एक्टिव रहते हैं मेलानोसाइट, या हार्मोनल अगर डिस्टर्बेंस हो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के असर के कारण, तो ये मेलानिन ऊपर की तरफ जाएगा और ये पिगमेंटेशन या मिलाज्मा या झाई की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने समझ लिया कि प्रॉब्लम ये यहाँ पे एक्चुअली होती है, नीचे होती है। ये मेलानिन को रोकना आसान है, मतलब कि अगर किसी को स्किन नॉर्मल है तो अगर सन से प्रोटेक्शन किया जाए या हार्मोनल जो कंट्रोल है उसको किया जाए तो उसको रोकना आसान है। पर एक बार अगर किसी को मिलाज्मा हो गया, यहाँ पे मेलानिन का कलेक्शन हो गया, ज़्यादा बनने लगा, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और आपको समझ में आएगा कि ये एक दिन में, एक हफ्ते में, 2 दिन में जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये काफ़ी दिन तक रहती है और बहुत सारे केसेस में ये ठीक भी नहीं होती। अब आ जाते हैं मिलाज्मा का 2 टाइप है। एक तो क्या है, मेलानिन ऊपर की तरफ हो, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। और अगर ये मेलानिन यूजली नीचे की तरफ नहीं आता है, नॉर्मली ऊपर की तरफ ही जाता है, कुछ केसेस में यहाँ से मैक्रोफेज इसको नीचे ले आते हैं, डर्मिस में लाते हैं। वो डर्मल वाला जो मिलाज्मा होता है वो बहुत डिफिकल्ट मतलब है, उसको ट्रीट करना मतलब बहुत ही कठिन होता है, उसको हटाना उसमें काफ़ी समय लगता है और कई बार वो तो ठीक भी नहीं होता। तो अब हमारे पास जो
अब हमारे पास देखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि एक तो आपको डायग्नोसिस बनवाना है कि ये मिलाज्मा ही है, झाई ही है, उसके लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जो दूसरी कंडीशन इससे मिलती जुलती है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन है या दूसरा कोई प्रॉब्लम है, फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है, और भी पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट है, ओक्रोनोसिस हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कैंथोसिस नाइग्रिकन्स है, वो तो नहीं, उसको रूल आउट कराना है। इसमें जांच ज़्यादा कुछ होती नहीं है, एक क्लिनिकल हिस्ट्री से ये बायलैटरल पैचेज पूरे फेस पे रहते हैं और एक थायराइड की जांच करी जा सकती है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे कि मिलाज्मा का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। जैसा कि आप समझ चुके होंगे बीमारी से, इसमें मिलेनिन को हमें हटाना है, जो नीचे मिलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हटाना है, बेसिकली वो है। तो जो शुरुआत करनी है हमें ट्रीटमेंट का, उसको जो उसका फैक्टर है, दो ट्रीटमेंट के पोर्शन, एक तो जो फैक्टर है उसको आइडेंटिफाई करना है काज को और उसको रिमूव करना है, फिर दूसरा हमें सिम्टम्स पे जाना है। तो सबसे पहले काज आइडेंटिफाई करना है कि सन एक्सपोजर से हो रहा है कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण हो रहा है कि आपने गलत कोई दवाई लगा ली है, कुछ भी ऐसा लगा लिया था, क्रीम गोरा होने की कोई लगा लिया था, या हार्मोन में कोई दिक्कत है, थायराइड में कोई दिक्कत है, उसको आइडेंटिफाई करना और काज को हटाना है। और दूसरा, जब भी सन में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो अच्छी वाली सनस्क्रीन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होती है, मतलब जिसमें अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों तरह के प्रोटेक्शन मिलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे इमेज देखो, ये सनस्क्रीन में लिखा है बोथ फॉर UVA एंड UVV, और साथ में सन प्रोटेक्शन फैक्टर देखना है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर कम से कम 30 होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो तो अच्छा हो। और दूसरा, जब भी आप धूप में जाएंगे तो चेहरे को ढक के रखेंगे, अम्ब्रेला लेके जाएंगे या धूप में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली सन को अवॉइड करना है। अगर धूप में आपको बार बार जाना पड़ता है, ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है सन का, सनलाइट का, तो ये ट्रीटमेंट, किसी भी टाइप के जो ट्रीटमेंट हैं वो काम नहीं करेंगे, जो अभी मैं बताने वाला हूँ। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायग्नोज हुआ है या तो पोस्ट प्रेगनेंसी हुआ है, तो आपको 3 से 6 महीने तक इंतजार करके देखिए। ज़्यादातर केस में ये मिलाज्मा जो झाई है, लगभग 50 से 60% केसेस में सनस्क्रीन लगाने से, सन से बचाव करने में जो कारण है उसको बंद करने से 3 से 6 महीने में अपने आप चला जाता है, जिसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको ठीक करने के लिए कुछ क्रीम यूज करना चालू किया और उसके साइड इफेक्ट हुआ और दिक्कत हो गई। तो पहला है वेट एंड वॉच। अब दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसको हमें नेचुरल तरीके से करना है। अगेन सन को अवॉइड करना है, सनस्क्रीन लगाना, और जो नेचुरल रेमेडीज होती है, जो आपके घर में प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज करना। जो नेचुरल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लैक्टिक एसिड होता है या एजिलिक एसिड है, या जैसे एलोवेरा में एलोसिन होता है, जो लेमन है उसके अंदर विटामिन सी होता है, इन सबको ट्राई करना। तो उसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है दही है, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड है, और साथ में स्ट्रॉबेरी है जिसके अंदर एजिलिक एसिड होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। बाकी भी कुछ चीज़ें आप जो जानते हो घर में वो ट्राई कर सकते हो। कुछ लोगों को असर आएगा, सबको आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसको असर आएगा? ऐसे लोगों को असर आएगा जिसके जो एपिडर्मल टाइप का मिलाज्मा है, मतलब कि ऐसा मिलाज्मा जो ऊपर की सुपरफिशियल लेयर में हो रहा है, वो वाले मिलाज्मा में असर आ जाता है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा तीसरा मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ऐसे लोग जिनको इन सब दवाइयों से 5-6 महीने इंतजार कर लिया, सब ट्राई कर लिया, तब भी नहीं जाता, क्योंकि जो क्रीम का ऑप्शन अभी जो आएगा वो थोड़ा रिस्की है, वो दो धारी तलवार है। कुछ केसेस में फ़ायदा होगा तो कुछ केसेस में और मामला बिगड़ जाएगा। तो अब इसमें हमें ट्रीटमेंट ऑप्शन है, उसमें कैसे फोकस रखना है। एक तो हमें मेलानिन को रिड्यूस करना है पहला, और दूसरा सन का प्रोटेक्शन तो चलता रहेगा, आपको सनस्क्रीन लगाना है। यहाँ की जो लेयर है इसको हटाना है जल्दी जल्दी। तो इसके लिए हमें ऐसी क्रीम यूज करना है जो ऊपर के लेयर को हटाए, जो प्रोलिफरेशन करवा दे। और तीसरा हमें स्टेरॉइड एक्ट करना है। तो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट चलता है, एक सिंगल ट्रीटमेंट से काम नहीं चलता। तो हाइड्रोक्विनोन पहला है जो मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है। दूसरा ट्रिटनोइन है जो एक तरह का रेटिनॉइड है जो प्रोलिफरेशन स्किन का बढ़ाता है, मतलब नई स्किन आने लगेगी, पुरानी वाली जो डेड स्किन है वो चली जाती है, जो नई स्किन आएगी उसमें मेलानिन उसमें कम रहेगा। और तीसरा है स्टेरॉइड। फ्लुओसिनोलान है जो मेलानोसाइट की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको कम करता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटनोइन और फ्लुओसिनोलान का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेरॉइड है वो फ्लुओसिनोलान वाली क्रीम ही यूज करना है। एक और स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन आता है मोमेटासोन। मोमेटासोन को अवॉइड करना है क्योंकि उसका असर तो जल्दी आता है, मोमेटासोन कंटेनिंग क्रीम का असर जल्दी आता है, पर उसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा है, मतलब एट्रोफी होना, टेलेंजेक्टेसिया होना और
रिलैप्स होना मतलब जल्दी दवाई का असर ख़त्म हो जाना। कुछ क्रीम के नाम बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पे है, ये क्रीम आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्रीम है मार्केट में आती है यूवी फेयर है एक, तो ये देखें ट्राइलूमा है, इसके अंदर यही कॉम्बिनेशन है ट्रिटनोइन और तीसरा फ्लुओसिनोलॉन है। और ये तीसरा आप पूरा चार्ट देखें, ये पूरे चार्ट में सारे कॉम्बिनेशन है, मतलब अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा जो क्रीम प्रोड्यूस करी गई हैं वो है। आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं और इसको कम से कम मिनिमम 3 महीने लगाना है और मैक्सिमम 6 महीने अपने से, और डॉक्टर के सुपरविजन में। जब भी 6 महीने ज़्यादा लगाएंगे तो हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में लगाना, क्योंकि इसके चांसेस हैं कि साइड इफेक्ट भी आए, जैसे कि स्किन का जलना, स्किन सूखी हो जाना, कई केसेस में बर्निंग सेंसेशन आना, कुछ केसेस में और मामला बिगड़ जाना। हाइड्रोक्विनोन से कई बार कालापन और आ जाता है, और स्टेरॉइड वाली जो क्रीम है उससे एट्राफी हो जाना। दूसरे नंबर की जो क्रीम है वो आप ट्राई कर सकते हैं कोजिक एसिड के साथ में हाइड्रोक्विनोन कोजिक एसिड का कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है जो इजिली मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर सकता है। ये यूक्रोमा केजे इसमें ये कॉम्बिनेशन है, और जो दूसरे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, इसे 6 महीने ले। दिमाग में हमेशा ये रखना चाहिए कि साइड इफेक्ट आ सकते हैं, सारे लोगों को इफेक्ट नहीं आएगा, और एक बार आपने दवाई बंद करी तो हो सकता है कि दोबारा से रिलैप्स हो, जैसा दिमाग में होना चाहिए। अगर इससे भी काम नहीं बनता तब तो चौथा ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है केमिकल पील। आपको ये डर्मेटोलॉजी स्किन के एक्सपर्ट से ही करवाना होता है। केमिकल पील में जो ऊपर के लेयर है उसको हटा दिया जाता है, स्ट्रांग एसिड आते हैं, माइल्ड मॉडरेट या सीवियर केमिकल पीलिंग करी जा सकती है सैलिसिलिक एसिड या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से, उससे थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है। जो चौथा और आखिरी ऑप्शन बचता है वो लेजर का बचता है। लेजर के अलग अलग टाइप होते हैं, Q6 लेजर है या फ्रैक्शनल CO2 लेजर है, जिससे मेलानिन के पिगमेंटेशन को बनना कम किया जा सकता है, मेलानोसाइट के स्तर को कम किया जा सकता है, और ऊपर की स्किन को भी हटाया जा सकता है। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि 100% केस में क्योर नहीं पॉसिबल है, 1 हफ्ते 10 दिन में 1 रात में मिलास्मा का क्योर नहीं पॉसिबल है। एक बार ट्रीटमेंट आपका हो गया तो दोबारा रिलैप्स होने के चांसेस हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि बिना कुछ किए 3 से 4 महीने में अपने आप चला जाए। इस तरह से आपको मिलास्मा को समझना है। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है शरीर में, और इससे कोई हानि होने वाली नहीं, सिर्फ ये दिखने में बुरा दिखता है और कहीं ये फैलने वाला नहीं है, इससे कोई कैंसर होने वाला नहीं है। तो ये मोटे तौर पे आपको इसको पता होना चाहिए। तो ये मैंने ट्रीटमेंट ऑप्शन बता दिए, इन सब में आप चुन लो कि आपको कौन सा बेटर है। या जिन लोगों ने अभी तक अपना कर लिया है उनको अभी समझ में आ गया होगा कि मेरे शरीर में या मेरे स्किन में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ ज़्यादा बेटर, राइट। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डालो, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।